हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी साहित्य पर आधारित प्रैक्टिस सेट की ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है। कुल 100 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। कविकुल कल्पतरु ग्रंथ के प्रणेता कौन रहे? कविकुल कल्पतरु ग्रंथ के प्रणेता रहे चिंतामणि। कविकुल कल्पतरु ग्रंथ के प्रणेता चिंतामणि। रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता कौन रहे? रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता रहते हैं कुलपति मिश्र। रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता रहते हैं कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न देखेंगे। भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता कौन है? भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता रहते हैं देव। भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता रहे देव। अधोलिखित में कौन सा ग्रंथ भिखारी दास का नहीं है? निम्न में से कोई एक ग्रंथ है जो भिखारी दास का नहीं है। रस सारांश भिखारी दास की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास। शतरंज शतिका भी भिखारी दास, परंतु देव माया प्रपंच ये भिखारी दास द्वारा रचित नहीं है, भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भिखारी दास के आश्रयदाता का नाम क्या रहा? भिखारी दास के आश्रयदाता का नाम रहा हिंदुपति सिंह। भिखारी दास के आश्रयदाता का नाम क्या रहा? हिंदुपति सिंह। आगे बढ़ेंगे। रस प्रबोध ग्रंथ के प्रणेता कौन रहे? रस प्रबोध ग्रंथ के प्रणेता रहते हैं रसलीन। रस प्रबोध ग्रंथ के प्रणेता रसलीन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जगत विनोद ग्रंथ के प्रणेता कौन रहे? जगत विनोद ग्रंथ के प्रणेता रहे पद्माकर। जगत विनोद ग्रंथ के प्रणेता रहे पद्माकर। पद्माभरण ग्रंथ के प्रणेता कौन रहे? पद्माभरण ग्रंथ किनका है? पद्माभरण एक कैसा ग्रंथ है? तो पद्माभरण ग्रंथ के प्रणेता भी कौन रहते हैं? पद्माकर ही रहते हैं। पद्माभरण ग्रंथ के प्रणेता भी पद्माकर ही रहते हैं। परंतु यहाँ प्रश्न है कि यह कैसा ग्रंथ है? नायिका भेद, छंद निरूपक, रस निरूपक या फिर अलंकार निरूपक? तो यह एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, पद्माभरण एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। रसराज ग्रंथ के प्रणेता कौन रहे? रसराज ग्रंथ के प्रणेता कौन रहे? तो मतीराम। रसराज ग्रंथ के प्रणेता रहते हैं मतीराम। मतीराम ने ललित ललाम की रचना किस राजा के आश्रय में की? मतीराम ने ललित ललाम की रचना किस राजा के आश्रय में रहकर की? ललित ललाम किनकी रचना है? तो मतीराम की रचना है। इन्होंने यह रचना भाव सिंह के आश्रय में रहकर की। कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी? तो सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण उपाधि दी थी भूषण को। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन रहे? कवि भूषण के आश्रयदाता कौन रहे? शिवाजी, शाहूजी, छत्रसाल ये तीनों ही माने जाते हैं कवि भूषण के आश्रयदाता। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी रचना कबीरदास जी की नहीं है? विवेक सागर, अगाध मंगल, ज्ञान समुद्र या फिर मोहम्मद बोध? तो इनमें से कौन सी रचना कबीरदास जी की नहीं है? तो ज्ञान समुद्र नामक रचना कबीरदास जी की नहीं है। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन माने जाते हैं? बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं कृष्ण कवि। जायसी के किस ग्रंथ में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन हुआ है? जायसी के किस ग्रंथ में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन हुआ है? तो कहरानामा नामक ग्रंथ में। ये सभी ग्रंथ जायसी द्वारा रचित है, मलिक मोहम्मद जायसी, परंतु कहरानामा नामक ग्रंथ में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन हुआ है। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव नहीं है? बिहारी सतसई पर निम्न में से किस ग्रंथ का प्रभाव नहीं है? तो नीति शतक का प्रभाव नहीं है। बिहारी सतसई पर नीति शतक का प्रभाव नहीं है। यमक सतसई के प्रणेता कौन माने जाते हैं? यमक सतसई के प्रणेता वृंद माने जाते हैं। घनानंद किस बादशाह के आश्रित रचनाकार थे? घनानंद किस बादशाह के आश्रित थे? मोहम्मद शाह रंगीले। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रित थे। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में एक है। घनानंद के बारे में किस विद्वान का यह कथन है? ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक है। घनानंद के विषय में यह कथन किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में यह बात कही है। श्याम सनेही काव्य ग्रंथ के प्रणेता कौन रहे? श्याम सनेही काव्य ग्रंथ के प्रणेता रहते हैं आलम। श्याम सनेही काव्य ग्रंथ के प्रणेता रहे आलम।
रीतिमुक्त कवि बोधा के प्रेयसी का नाम क्या है? रीतिमुक्त कवि बोधा की प्रेयसी का नाम क्या है? तो सुभान या फिर कहे तो सुहबान। ठीक है, रीतिमुक्त कवि रहे, कवि बोधा कैसे कवि रहे? रीतिमुक्त कवि रहे। इसमें इनकी प्रेयसी का नाम क्या है? तो सुभान या फिर कहे तो सुहबान। अगला प्रश्न देखते हैं। इशक नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन रहे? इशक नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन रहते हैं? तो बोधा। इशक नामक ग्रंथ के प्रणेता रहे बोधा। इश्क नामक ग्रंथ के प्रणेता बोधा। इनमें से अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि कौन थे? तो रहीम। अकबरी दरबार के नवरत्नों में से एक कौन रहे? तो रहीम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न है, आखिन मुंदिबे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे पंक्ति किनकी है? आखिन मुंदिबे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति है चिंतामणि की। यह पंक्ति किनकी है? चिंतामणि की यह पंक्ति है। आगे बढ़ेंगे। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियाँ किनकी है? प्रस्तुत पंक्तियाँ किनकी है? तो देव कवि की पंक्तियाँ हैं यह, देव की पंक्तियाँ हैं यह। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के पंक्ति कौन है? डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के पंक्ति, इस पंक्ति के रचयिता कौन रहे? इस पंक्ति के रचयिता कौन रहे? तो इस पंक्ति के रचयिता रहे देवदत्त की पंक्ति है यह। भाग की भीर अभिरन में गही गोविंद, लय भीतर गई गोरी। ये पंक्ति किनकी है? भाग की भीर अभिरन में गही गोविंद, लय गई भीतर गोरी पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति है पद्माकर की। आगे बढ़ेंगे। कुंदन को रंगू फीको लगे, झलके अति अनंग चारु गुराई पंक्ति किनकी है? कुंदन को रंगू फीको लगे, झलके अति अनंग चारु गुराई, यह पंक्ति किनकी है? तो प्रस्तुत पंक्ति है मतीराम की। मतीराम द्वारा रचित है ये पंक्तियाँ। आगे बढ़ेंगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, यह पंक्ति किनकी है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, प्रस्तुत पंक्ति किनकी है? तो प्रस्तुत पंक्ति है भूषण की। यह पंक्ति है भूषण की। ठीक है, कवि भूषण की पंक्ति है यह। आगे बढ़ते हैं। तंत्री नाद कवितरस सरस राग रतिरंग पंक्ति किनकी है? तंत्री नाद कवितरस सरस राग रतिरंग पंक्ति किनकी है? तो बिहारी की पंक्ति है यह बिहारी की पंक्ति है। निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? तो सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। अति छीन मृणाल के तारहु ते तिही ऊपर पाव दे आबनो है पंक्ति किनकी? अति छीन मृणाल के तारहु ते तिही ऊपर पाव दे आबनो है पंक्ति किनकी है? तो प्रस्तुत पंक्ति है बोधा की। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन रहे? तो बोधा। सीखी लीन हो मीन मृग खंजन कमल नयन पंक्ति किनकी है? सीखी लीन हो मीन मृग खंजन कमल नयन पंक्ति किनकी है? तो प्रस्तुत पंक्ति है ठाकुर की। प्रस्तुत पंक्ति है ठाकुर की। ऋतु वर्णन के लिए ऋतिकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऋतु वर्णन के लिए ऋतिकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है कौन? तो सेनापति सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऋतु वर्णन के लिए ऋतिकालीन कवियों में ऋतु वर्णन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार रहे सेनापति। बिहारी सतसई ग्रंथ किनका है? बिहारी सतसई। अच्छा, बिहारी सतसई ग्रंथ एक कैसा ग्रंथ है? बिहारी सतसई ग्रंथ एक लक्ष्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई एक लक्ष्य ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अधोलिखित कवियों का जन्म स्थान बताना है हमें। कुछ यहाँ पे रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, जैसे 38 नंबर पे 39, 40, 41, 42 ऐसे करके। तो उनके जन्म स्थान बताना है। तुलसीदास का जन्म स्थान क्या हो जाएगा? तुलसीदास का जन्म स्थान हो जाएगा आपका राजापुर। तुलसीदास का जन्म स्थान हो गया राजापुर। जायसी का जन्म स्थान क्या हो जाएगा? जायसी का जन्म स्थान है अमेठी। जायसी का जन्म स्थान है अमेठी।
केशवदास का जन्म स्थान क्या हो गया? केशवदास का जन्म स्थान हो गया ओरछा। केशवदास का जन्म स्थान हो गया ओरछा। घनानंद का जन्म स्थान क्या हो गया? घनानंद का जन्म स्थान हो गया बुलंदशहर। घनानंद का जन्म स्थान बुलंदशहर। देव का जन्म स्थान क्या है? देव का जन्म स्थान है इटावा। देव का जन्म स्थान हो गया इटावा। देव का जन्म स्थान इटावा। पद्माकर का जन्म स्थान क्या है? पद्माकर का जन्म स्थान है सागर। पद्माकर का जन्म स्थान है सागर। आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की? तो 1574 ईस्वी को। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने 1574 ईस्वी को की। कौन सा काव्य तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी की मुक्ति हेतु लिखा था? निम्न में से कौन सा काव्य तुलसीदास जी ने गंभीर बीमारी की मुक्ति हेतु लिखा था? तो हनुमान बाहुक तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ की रचना गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए लिखा था। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या रहा? तुलसीदास के गुरु का नाम रहा नरहरयानंद। तुलसीदास के गुरु का नाम रहा नरहरयानंद। अब लो नसानी अब न नसई हो पंक्ति के रचयिता कौन रहे? अब लो नसानी अब न नसई हो पंक्ति के रचयिता रहे तुलसीदास। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किस विद्वान ने कहा? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति विंसेंट स्मिथ ने कहा था। तुलसीदास जी की किस रचना में कलिकाल का वर्णन मिलता है? तुलसीदास जी की किस रचना में कलिकाल का वर्णन मिलता है? तो कवितावली नामक ग्रंथ में तुलसीदास जी द्वारा रचित ये सभी रचनाएं हैं। इनमें जो कवितावली ग्रंथ रहा इसमें कलिकाल का वर्णन मिलता है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह पंक्ति है तुलसीदास की। प्रस्तुत पंक्ति किनकी है? तो तुलसीदास की है। तुलसीदास जी किस रचना में साधु संतों के लक्षणों का वर्णन मिलता है? तुलसीदास जी की किस रचना में साधु संतों के लक्षणों का वर्णन मिलता है? तो वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास जी की रचना वैराग्य संदीपनी में साधु संतों के लक्षणों का वर्णन मिलता है। वैराग्य संदीपनी नामक ग्रंथ में साधु संतों के लक्षणों का वर्णन मिलता है, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई? तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई? तो अयोध्या में। तुलसीदास जी की शिक्षा अयोध्या में हुई। रचनाकाल के अनुसार किस विकल्प में सभी रचनाओं का आरोही क्रम सही है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, ये आपका रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम हो जाएगा। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। आगे बढ़ेंगे। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? भारत भारती काव्य का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 ईस्वी में। निम्न में से कौन सी नई कविता से संबंध नहीं रहे? निम्न में से तो नेमी चंद्र जैन नई कविता से संबंधित नहीं रहे। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण विरोध। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व है नई राहों का अन्वेषण। आगे बढ़ेंगे। राधाकृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? राधाकृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा। निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास राधाकृष्ण द्वारा रचित है। किस समस्या का निवारण करने हेतु? गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु। आगे बढ़ते हैं। कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है, यह कथन किनका है? कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है, यह कथन किनका है? तो यह कथन है श्याम सुंदर दास जी का। आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक किसने माना है? विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक किसने माना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने माना है। विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने माना है। बिहारी सत्सई को श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। बिहारी सत्सई को श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। भारतेंदु ने मिस्र में भारतीय सेना की विजय के उपलक्ष्य में कौन सा काव्य लिखा? भारतेंदु ने मिस्र में भारतीय सेना की विजय के उपलक्ष्य में कौन सा काव्य लिखा? तो विजयिनी विजय वैजयंती। ठीक है, भारतेंदु ने मिस्र में भारतीय सेना की विजय के उपलक्ष्य में विजयिनी विजय वैजयंती नामक काव्य लिखा। नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से है उतने अचेत रूप से भी। नागार्जुन के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से है उतने अचेत रूप से भी। नागार्जुन के संबंध में यह कथन किनका है? तो यह कथन है नागार्जुन के संबंध में रामविलास शर्मा जी का। यह कथन कहा है? रामविलास शर्मा जी ने नागार्जुन के संबंध में। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत प्रथम कविता सावन पंचक जो कि कलाधार उपनाम से लिखी गई थी। जयशंकर प्रसाद जी ने कलाधार उपनाम से भी अपनी काफ़ी रचनाएं की है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रसादकृत प्रथम कविता सावन पंचक जो कि कलाधार उपनाम से जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, सन 1906 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ठीक है, भारतेंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्या कहा गया कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित सावन पंचक एक कविता रही जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा कलाधार उपनाम से लिखी गई। सन 1906 में यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो भारतेंदु नामक पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की तुलना अंग्रेजी के किस पाश्चात्य साहित्यकार से की गई है? तो वर्ड्सवर्थ। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की तुलना अंग्रेजी के पाश्चात्य साहित्यकार वर्ड्सवर्थ से की गई है। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, इससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का, उक्त पंक्तियों की मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, इससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का, उक्त पंक्तियों की मूल प्रवृत्ति है। यह किस प्रवृत्ति की पंक्ति है? तो यह प्रगतिवादी प्रवृत्ति की पंक्ति है। ठीक है, इन पंक्तियों की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो प्रगतिवाद। आगे बढ़ेंगे। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीन के समर को जीत या कि खुद मर के। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीन के समर को जीत या कि खुद मर के। इन पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? तो इन पंक्तियों के रचयिता रहते हैं दिनकर जी। प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, यह पंक्ति किसकी है? प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, यह कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। यह पंक्ति है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध। राधा बनकर धरती नाची, नाचा हसमुख कृषक सांवरिया। इन पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? राधा बनकर धरती नाची, नाचा हसमुख कृषक सांवरिया। इन पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? तो इन पंक्तियों के रचयिता रहे केदारनाथ अग्रवाल। इन पंक्तियों के रचयिता रहे केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, यह कथन है मुक्तिबोध का। यह कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध का। उर्वशी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग है? उर्वशी महाकाव्य में कुल 5 सर्ग माने गए हैं। आगे बढ़ेंगे। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, यह कथन किसका है? निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, यह कथन किनका है? तो यह कथन है भगीरथ मिश्र का। रीतिकालीन नारी विलास का एक उपकरण मात्र है, यह कथन किस आलोचक का है? रीतिकालीन नारी विलास का एक उपकरण मात्र है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि रीतिकालीन नारी विलास का एक उपकरण मात्र है।
भक्ति काल की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का था, यह कथन किस आलोचक का है? भक्ति काल की वेगवती धारा को रीति पथ से मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का था, यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है, भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। ऋतुकालीन कवियों के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। ऋतुकालीन कवियों के संबंध में यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। यह कथन कहा है ऋतुकालीन कवियों के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। यह कथन किस आलोचक का है? भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बढ़ते हैं। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ गुरु, एक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। इन काव्य पंक्तियों में बिहारी की किस जानकारी का बोध होता है? मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ गुरु, एक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। इन काव्य पंक्तियों में बिहारी की किस जानकारी का बोध होता है? तो इन काव्य पंक्तियों में बिहारी के लोक शास्त्र, वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र या फिर आयुर्वेद शास्त्र का बोध होता है। तो इन पंक्तियों से बिहारी के ज्योतिष शास्त्र का बोध होता है। ठीक है, इन पंक्तियों से बिहारी के ज्योतिष शास्त्र का बोध होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, पंक्ति किस कवि की है? एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, पंक्ति है यह सूरदास की। यह पंक्ति है सूरदास की। आगे बढ़ेंगे। विनय की कितनी भूमिकाएं हैं? विनय की कितनी भूमिकाएं हैं? तो 7। विनय की 7 भूमिकाएं हैं। विनय की 7 भूमिकाएं हैं। कौन सी आसक्ति पुष्टि मार्ग की नहीं है? कौन सी आसक्ति पुष्टि मार्ग की नहीं है? तो कांतासक्ति पुष्टि मार्ग की नहीं है। भक्ति काल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण किसने कहा है? भक्ति काल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। उसमें जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कड़ियों पर आघात किया गया है। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन किनका है? क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि उसमें जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कड़ियों पर आघात किया गया है। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन किनका है? तो नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामचंद्र शुक्ल, अच्छा 2 बार रामचंद्र शुक्ल लिख दिया मैंने गलती से, या फिर रामकुमार वर्मा। तो रामकुमार वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो रामकुमार वर्मा जी का यह कथन है। यह कथन रामकुमार वर्मा जी का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। सिद्ध साहित्य के संबंध में यह टिप्पणी किस आलोचक की है? यह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। यह सिद्ध साहित्य के संबंध में यह टिप्पणी किसने की है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की टिप्पणी है। सिद्ध साहित्य के संबंध में यह टिप्पणी रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा की गई है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। यह कथन किस आलोचक का है? गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है समाज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत शक्ल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। राम राज में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत शक्ल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? यह काव्य पंक्तियाँ हैं नागार्जुन की। यह काव्य पंक्तियाँ हैं नागार्जुन की, बाबा नागार्जुन की। अगला प्रश्न है उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है, यह कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया है? ठीक है, उनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है, यह कथन किस रचनाकार के विषय में कहा गया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या विद्यानिवास मिश्र। तो महादेवी वर्मा के संबंध में यह कथन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भारतेंदु किसे कहा गया है? द्वितीय भारतेंदु किसे कहा गया है? तो द्वितीय भारतेंदु कहा गया है प्रताप नारायण मिश्र जी को, प्रताप नारायण मिश्र जी को। आएंगे अच्छे दिन भी नामक कहानी के रचयिता कौन रहे? आएंगे अच्छे दिन भी नामक कहानी के रचयिता रहे स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने बार बार अपने उपन्यासों को गप्प की संज्ञा दी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बार बार अपने उपन्यासों को किसकी संज्ञा दी है? तो गप्प की संज्ञा दी है। पेपरवेट नाटक के रचनाकार कौन रहे? पेपरवेट नाटक के रचयिता रहे रमेश उपाध्याय। पेपरवेट नाटक के रचयिता रहे रमेश उपाध्याय। आगे बढ़ेंगे, मार्क्सवादी आलोचना का पितामह किसे कहा जाता है? मार्क्सवादी आलोचना का पितामह किसे कहा जाता है? तो मार्क्सवादी आलोचना का पितामह रामविलास शर्मा जी को कहा जाता है। मार्क्सवादी आलोचना का पितामह रामविलास शर्मा जी को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी समीक्षक किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी समीक्षक किसे माना गया है? तो शिवदान सिंह चौहान को माना गया है। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी समीक्षक शिवदान सिंह चौहान को माना गया है। नामवर सिंह ने किस मार्क्सवादी आलोचकों का आलोचक कहा है? नामवर सिंह ने किस मार्क्सवादी आलोचकों का आलोचक कहा है? तो मैनेजर पांडे को आलोचकों का आलोचक कहा गया है। ठीक है, नामवर सिंह ने मार्क्सवादी आलोचक जो कि मैनेजर पांडे रहे, इन्हें आलोचकों का आलोचक कहा गया है। जैनेन्द्र के सब पात्रों में कुंठा है, दमन है, असाधारणता है, कुछ मनोविकृति है, काम भाव दमनोत्पन्न अनेक विशेषताएं हैं, यह कथन किस आलोचक का है? जैनेन्द्र के सब पात्रों में क्या है? कुंठा है, दमन है, असाधारणता है, कुछ मनोविकृति है, काम भाव दमनोत्पन्न अनेक विशेषताएं हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है देवराज उपाध्याय का। यह कथन है देवराज उपाध्याय का। गंगा प्रसाद पांडे ने भावलोक की प्रगति के क्रमशः 3 चरण कौन से माने हैं? गंगा प्रसाद पांडे ने भावलोक की प्रगति के क्रमशः 3 चरण कौन से माने हैं? तो वस्तुवाद, छायावाद, रहस्यवाद। वस्तुवाद, छायावाद, रहस्यवाद। ठीक है, गंगा प्रसाद पांडे ने भावलोक की प्रगति के क्रमशः 3 चरण माने हैं। कैसे? वस्तुवाद, छायावाद, रहस्यवाद, इस प्रकार ये चरण रहेंगे। हिंदी में गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी में गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लोचन प्रसाद पांडे ने। हिंदी में गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया लोचन प्रसाद पांडे ने। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं और उनके संपादकों के संबंध में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कथाक्रम शैलेंद्र सागर। ठीक है, पत्र पत्रिका और उनके संपादक यहाँ पे कथाक्रम नामक पत्रिका के संपादक कौन रहे? शैलेंद्र कुमार। सही है। रविवार नामक पत्रिका के संपादक सुरेंद्र प्रताप सिंह। पूर्वाग्रह नामक पत्रिका के संपादक अशोक वाजपेयी। ज्ञानोदय नामक पत्रिका के संपादक रविंद्र कालिया नहीं रहे। ये यहाँ पे असुमेलित हो जाएगा, असंगत है यहाँ पे। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या फिर किसी प्रकार की कोई सजेशंस हो तो वो भी बताइए। प्रश्न कैसे रहे वो भी बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे, चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।